लोगों के आगे हाथ फैलाना मुनासिब समझते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस, एम्प्लॉयर्स और साथ साथ डिजिटल मीडिया के लोगों को हैरेस कर रहे हैं। इक्विटी आ रही थी ये इनटू आईटी, वो तकरीबन $500 मिलियन से 1 बिलियन के करीब हो जाती इस साल में, वो अब बिल्कुल आना बंद हो गई है। 75% जो मार्केट कह रही है कि पाकिस्तान अपनी जो अदायगी हैं वो शायद ना कर सके। तो जब खान साहब वहां से तेल लेने की बात कर रहे थे, उसको क्यों डिस्करेज किया गया? और अगर अब ये ठीक कह रहे हैं तो उस वक्त इन्होंने इस बात को ठीक क्यों नहीं समझा? हमने तो खत लिखा हुआ था रूस को, और पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि कोई खत हमने लिखा था उनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई थी। लेकिन फिर जब ये मान गया, क्योंकि खत तो ये हकीकत था, हम इनको बार बार कहते थे और भाई हमने जो रिलीफ दिया था उसका हम ऑफसेट करेंगे रशिया की ऑयल से। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग या इंटरेस्ट फ्री बिजनेस पॉसिबल है? हम क्या वाहिद क्या इस्लामिक मुल्क है? और मुल्क नहीं है दुनिया में। अब ये रिपोर्ट करते हैं जी सऊदी अरेबिया में भी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग नहीं है। 14 पार्टी की जो पीडीएम थे उनके प्लान और थे, उनकी सोच कुछ और थी। उन्होंने रिजीम को डिस्टेबलाइज किया और आप देखें भुगत रहे हैं, पूरी कौम भुगत रही है। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। इंसान चांद पर कमंदें डाल रहा है, मरीख पर जिंदगी तलाश की जा रही है, लेकिन हमारी दुनिया में, खासतौर पर थर्ड वर्ल्ड के अंदर, आज भी इस बात के ऊपर लड़ाई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को किस तरह से आजाद रखा जाए, किस तरह से कदगन लगाई जाए, डिजिटल मीडिया को किस तरह प्रेशराइज किया जाए, इन्फ्लुएंसर्स को किस तरह से तमाम तर मामला से दूर रखा जाए। इंतहाई अफसोसनाक है। इकॉनमी किसी भी मुल्क की अभी 2022 के अंदर यानी 21वीं सदी के तीसरे अशरे के अंदर जो डिजिटल इकॉनमी है वो इकॉनमी को सही तरह से चलाती है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट होते हैं और मुल्कों की इकॉनमी को रन करते हैं। आप हमारे पड़ोसी मालिक को देख लें, अगर आप उनकी तमाम इकॉनमी का एक खास प्रोपोर्शन देखेंगे तो वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अर्निंग से सही तरह से रन होता है। लेकिन शोमिया किस्मत है, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर दबाव डाला जाता है, कोशिश की जाती है कि एम्प्लॉयर अनसर्टन रहे। यह कोशिश की जाती है कि जहां हजारों की तादाद में मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनको दबाव में रखा जाए, उनको सुकून ना दिया जाए। चाहे बाहर जाकर आप भीख मांगते रहेंगे, लोगों के आगे कशकोल उठाएंगे, लेकिन मुल्क के अंदर मौजूद एम्प्लॉयर को ठीक से काम नहीं करने दिया जाएगा। यही कुछ बोल टेलीविजन के साथ हो रहा है, बोल मीडिया नेटवर्क के साथ हो रहा है, क्योंकि हम हक और सच के साथ खड़े हैं, हक और सच की आवाज बने हुए हैं। जहां जहां जब जब जरूरत पड़ी है अपनी फैमिली के साथ डटे हुए हैं। और हमारा जो चैनल के मालकान हैं, जो हमारे सीईओ हैं, उनका जो विजन है वो हम सब ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। यानी तमाम मीडिया हाउसेज एक तरफ और बोल टीवी एक तरफ खड़ा हुआ है। जिस तरह इमरान खान साहब एक तरफ खड़े हुए हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ खड़ी हुई हैं, लेकिन हक और सच हम दिखाते रहे हैं, दिखाते रहेंगे। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने लाहौर के अंदर सीनियर सहाफियों से मुलाकात की। उसमें भी उनका यही कहना था कि शुएब शेख डटा रहा, डटा रहेगा। ये वो जुमले थे जो किसी भी एम्प्लॉयर के लिए बड़े मानी रखते हैं। लेकिन यहां पर हमें यह भी देखना होगा कि हम एक ऐसे फाशिस्ट दौर के अंदर रह रहे हैं जहां पब्लिक को उनके बोलने के राइट से रोका नहीं जा सकता। आप जितना चाहें दबा लें, जितना चाहें प्रेशराइज कर लें, हालात और वाकयात खुलकर सामने आते हैं और लोग उसको रियलाइज करते हैं। और ये तमाम जो इंस्टेबिलिटी है, प्रेशर्स हैं, ये जुड़े हुए हैं हमारी इकोनॉमी के साथ। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। और हमें यह रियलाइज करना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक, मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया इस दौर की हकीकत है और पाकिस्तान जैसे मुल्क की सियासत और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #लॉन्ग मार्च। #लॉन्ग मार्च। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर बराए ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन साहब। मैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शौकत तरीन साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ।
सर आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मईशत एक वाइड टर्म है, किसी भी मईशत की बहाली के लिए बेहतर होता है कि आजकल के दौर के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक और जो डिजिटल अर्निंग है उसको भी इसका हिस्सा समझा जाए, उसको इंपॉर्टेंस दी जाए। लेकिन हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि इस हुकूमत को शायद ये समझ नहीं आ रही कि वो बाहर से तो मांगना मुनासिब समझते हैं, बाहर लोगों के आगे हाथ फैलाना मुनासिब समझते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस, एम्प्लॉयर्स और साथ साथ डिजिटल मीडिया के लोगों को हैरेस कर रहे हैं। क्या शौकत तरीन साहब इस हकीकत से नजरें चुराना पाकिस्तान की मईशत को मजीद अथाह गहराइयों में नहीं पहुंचा देगा? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि मैं इस सारी चीज़ को जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ुमरे में लेके आ जाऊंगा सर। और मैंने अपने जब इकोनॉमिक प्लान मैंने बनाए थे तो उसके बीच में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी कि आपकी जो इस वक्त आपकी पॉपुलेशन है, यंग है, और उसको एजुकेट करें, उसको ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दें और इससे जो है आप रेवेन्यू कमाएं। और उसको जो आप बात कर रहे हैं ये सारा एक किस्म के, आप तो एक हिस्से की बात करें, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो हो ये रहा था कि एक साल पहले हम जो हमारे जो आईटी जो थी उसकी एक्सपोर्ट थी वो 75% बढ़ी थी और हम जो है वो तकरीबन $2 बिलियन पे चले गए थे। उसके बाद हमने जो एक किस्म से इंसेंटिव्स दिए थे उससे बड़ी ही दुनिया जो है वो पैसे लेके आ रही थी। अब तो जिसको आप कहते हैं यहाँ आईटी के बीच में उन्होंने जो इंक्यूबेशन वगैरह थी उसमें पैसे डालना शुरू कर दिए। और मुझे कुछ 4 दिन पहले एक शख्स ने बताया कि उनके पास जो इन्वेस्टर्स थे वो तकरीबन $250 मिलियन के थे सर। और हुआ ये कि अब जैसे ये हुकूमत आई और इन्होंने ये रोक दिए, एक किस्म से मतलब जो इंसेंटिव्स थे उनको एक बैक ट्रैक किया, तो वो 250 मिलियन ही वापस चला गया। उन्होंने ऑलरेडी कोई मेरे ख्याल में $20-30 मिलियन जो भेजा हुआ था, तो उन्होंने कहा चलें यार ये अपने पास रखें, बाकी तो हम आपको नहीं देने को तैयार। तो ये तो एक किस्म के वाइड स्प्रेड मलेस आई है हमारे जब से ये लोग आए हैं कि ना सिर्फ ये कि हम जहाँ आगे बढ़ रहे थे वो रुक गए हैं, अब हम एक किस्म से हमारे कदम पीछे हटना शुरू हो गए हैं। और वो शख्स मुझे बता रहा था कि इस वक्त ये पूरी मार्केट में ये सिलसिला है। हमारा जो एक किस्म से ये जो इक्विटी आ रही थी ये इनटू आईटी वो तकरीबन $500 मिलियन से $1 बिलियन के करीब हो जाती इस साल में, वो अब बिल्कुल आना बंद हो गई है। इससे भी एक नेक्स्ट लेवल पे हम चले जाते हैं। देखिए, अपने एम्प्लॉयर को सर्टन एनवायरनमेंट देना भी इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं होता कि सिर्फ बाहर से ही मांगते रहें। अभी खान साहब बार बार तज़किरा करते हैं रिस्क फैक्टर का कि पाकिस्तान जो है वो कर्ज वापस करने के जो रिस्क फैक्टर है उसके भी एक खास परसेंटेज को हिट कर चुका है, 64% वो बताते हैं। ये जरा डिफाइन कर दीजिएगा हमारी जनरल पब्लिक के लिए कि ये रिस्क फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है कर्ज वापस करने के हवाले से। दूसरा, विद इन द कंट्री एम्प्लॉयर को सर्टन एनवायरनमेंट देना कितना इंपॉर्टेंट है। यानी आप देखें बोल को इन्होंने बार बार दबाना शुरू कर दिया, उनके सीईओ को हैरेस करना शुरू कर दिया, प्रेशर डालना शुरू कर दिया। तो जहां 4-4 हज़ार एम्प्लॉयज अरबों का रेवेन्यू सालाना प्रोड्यूस करके दे रहे हो, उनके लिए कितना अनसर्टन एनवायरनमेंट डैमेजिंग हो सकता है? पहली बात जो आप कर रहे हैं वो है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप की बात करें, जहां मार्केट ये डिटर्मिन करती है कि पाकिस्तान के जो हुकूमत है सर या पाकिस्तान पर से वो अपनी जो अदायगी हैं वो किस तरह पूरा करेगा, उसकी परसेंटेज क्या है डिफ़ॉल्ट की। हमारे वक्त में वो 5% से कम थी, मतलब मार्च अप्रैल में ये 5% से कम थी। 5% एक किस्म से नॉर्मल होता है, उससे भी नॉर्मल से भी बेहतर होता है सर। अब वो जो है आपने 62 कहा, वो आज वो चले गई है 75% पे। 75% जो मार्केट कह रही है कि पाकिस्तान अपनी जो अदायगी हैं वो शायद ना कर सके, और ये इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड टुडे, इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ये मतलब ये कभी हमने ऐसे देखा नहीं था, पहली बात। दूसरी बात ये है जो आप कह रहे हैं एम्प्लॉयर्स वगैरह की, वो आप बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं।
कि बिजनेस एनवायरनमेंट में 88% लोग जो हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान गलत सिमत की तरफ चल पड़ा है। 88%। तो जो खान साहब कह रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट हमारी बिगड़ती जा रही है और लोग जो हैं पैसा निकाल रहे हैं और पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। जाहिर है कि उनकी अगर आज एक और वो आया है कि मेरे ख्याल में 80-82% जो हमारी यूथ है उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यकदम उलट पुलट क्यों हो गई हैं? वो इसलिए हो गई हैं कि ये लोग जो आए थे ये अपनी तरफ से इकानमी ठीक करने के लिए आए थे, तो वो मकसद तो नहीं था इनका मकसद तो कुछ और था। वो आपको मालूम है अपना NR वो एक किस्म से नैब लॉज चेंज करने थे, इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वापस बैक ट्रैक करना था। जब इनके पास इकानमी आई और इकानमी अच्छी भली चल रही थी तो पहले तो इन्होंने 6 हफ्ते कुछ एक्शन ही नहीं लिया, फिर जब एकदम इनके सर पे आके पड़ी तो इन्होंने ऐसे भोंडे तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश की कि आज देखें आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 27% है, हमारे वक्त में 12% थी। SPI हमारे वक्त में 14-15 थी, अब वो 30% से पहले तो 45 पे गई है, अब ये 30 कह रहे हैं उसको। तो उसके बाद आप देखें एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, रेमिटेंसेस गिर गई हैं। आपकी जो 6% की ग्रोथ थी ओवरऑल इकॉनमी की वो अब 1% की बात कर रहे हैं, ये वो भी नहीं होगी। और आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हम छोड़ के गए थे 10.7% पे, वो 0.6 पे आ गई है पिछले महीने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक किस्म से साउथ जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी इकॉनमी जो है अगले महीनों में, अगले चंद महीनों में और मुश्किलात आएंगी और महंगाई और बढ़ेगी। शौकत तरीन साहब, आपकी नज़र से इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट, डार साहब फरमाते हैं कि अमेरिका को बता दिया है कि वो हमें रशिया से तेल खरीदने के हवाले से रोक नहीं सकता। ये इसहाक डार साहब हैं, हालिया हुकूमत के वजीर ख़जाना हैं। तो जब खान साहब वहां से तेल लेने की बात कर रहे थे उसको क्यों डिस्करेज किया गया? और अगर अब ये ठीक कह रहे हैं तो उस वक्त इन्होंने इस बात को ठीक क्यों नहीं समझा? क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने तो जब मिफ्ता इस्माइल के साथ मेरी एक किस्म से डिबेट होती थी तो मैं उनको कहता था कि भाई तुमने ये जो बढ़ा दिया है 30-30 रुपये बढ़ा दिया है, ये 30-30 रुपये बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। आप जाके, हमने तो ख़त लिखा हुआ था रूस को और पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि कोई ख़त हमने लिखा था, उनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई थी। लेकिन फिर जब ये मान गया क्योंकि ख़त तो एक हकीकत था, तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, वो CNN के इंटरव्यू के बीच में इन्होंने बैकी को कहा कि जनाब वो हम रूस से गंदम ले लेंगे। तो उसने कहा अगर आप गंदम ले सकते हैं तो तेल क्यों नहीं ले सकते जी? तो वो घबरा गए। तो ये फिर बाद में ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की सैंक्शंस वगैरह हैं। तो उन्होंने कहा सैंक्शंस तो मतलब अमेरिका की अगर हैं, अगर तेल पे हैं तो गंदम पे भी होंगी। तो उस वक्त तो ये इतने डरे हुए थे अमेरिका से कि भाई हम बिल्कुल ये बात ही नहीं करना चाहेंगे। और फिर इन्होंने बहाने बनाना शुरू कर दिए, वो उनका तेल जो है वो हमारी रिफाइनरी उसको ठीक कर सकती, और उसका भी मैंने जवाब दे दिए। आज क्यों यकदम इनको ये ख्याल आ गया कि हम करें? इसलिए कि हिंदुस्तान ज़्यादा से ज़्यादा लेता जा रहा है और वो उनको अपना जो मुल्की मफाद है वो ज़्यादा अजीज़ है, और वो अमेरिका को कह देता है कि भाईजान ये तो हमने करना है। और उसके बाद बांग्लादेश भी कर रहा है, श्रीलंका भी कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर रहे? अब जो इनको इतनी देर लगी है और लोगों के ऊपर इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि जी अगर देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, ये तो करके दिखाए ना अभी, और लोगों के ऊपर से वो बोझ जो है वो हटाएं। तो ये जो महंगाई हुई है, जो इतनी ज्यादा हो गई है, आपको लगता है कि ये भी बाय डिजाइन हुई है? क्योंकि जाहिर है PTI तो ये क्लेम करती रही है कि ये गवर्नमेंट भी इंपोर्टेड है और ये किसी के कहने पे कर रहे हैं। तो ये महंगाई जो हुई ये बाय डिजाइन हुई या इनको समझ ही नहीं आया आपकी नजर में? मुझे देखें जी, बाय डिज़ाइन तो खैर कोई ऐसे नहीं करता, लेकिन ये इनको समझ ही नहीं आई। अच्छा। इनको जिस वक्त समझ आ गई और उस वक्त अब समझ आना शुरू हो गई, जो हम इनको कहते रहते थे और हमें ये कहते थे कि ये लोग जो हैं हमें ये पहले बारूदी सुरंगें छोड़ के चले गए हैं, ये चले गए हैं, वो हम इनको बार बार कहते थे। और भाई हमने जो रिलीफ दिया था उसका हम ऑफसेट करेंगे रशिया की ऑयल से, और वो जो हम लोगों ने उस वक्त हम 24 रुपये हमने जो रिलीफ दिया था पेट्रोल पे, और हमने 18 रुपये दिया था
22 रुपये दिया था डीजल पे जी। और 30, 35, 37 रुपये हमने उसमें से रूस की तेल में से बचत कर लेनी थी। तो हम इनको बार बार बता रहे थे कि क्या करना है, लेकिन उस वक्त ये क्योंकि हमें ये दिखाना चाहते हैं कि ये इनको हमारे से ज़्यादा बेहतर समझ है, तो कर आप देखें उसका हशर क्या हुआ। तरीन साहब, आपसे बेहतर हो ना हो, लेकिन इन दो शख्सियात का कंपैरेटिव एनालिसिस आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार, आपको लगता है कि मिफ्ता बेहतर चला रहे थे या इसहाक डार साहब आए हैं तो वो उनसे निस्बतन बेहतर चला रहे हैं? कमेंट प्लीज। देखिए जी, मैं शख्सियात पे खैर जाता नहीं हूँ। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर पॉलिसीज सर, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर पॉलिसीज। जी जी जी, नहीं, मैं उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बात करूंगा। देखिए जी, मिफ्ता जो वो ज़ाहिर है उसका एम्पावरमेंट ही नहीं थी उस बेचारे के पास। उस 10 किस्म के लोग उसको मैनेज कर रहे थे, और वो जो है पहले उसको तो जो उसने डिसीजन लेने थे वो लेने नहीं दिए गए 6 हफ्ते तक। फिर उसके बाद उसको बोझ डाल दिया गया, अब करो जो करना है करो, क्योंकि IMF को तुमने एक किस्म से संभालना है। और ये बैठ के वहाँ से मतलब अपना लंदन से बैठ के उनको डायरेक्शन दिया करते थे। चलें, वो भी हो गया, उनसे जो भी गलतियाँ हुई उन्होंने की और वो चले गए। और अब फिर ये आ गया, और इन्होंने आते ही कहा कि अब डार आ गया, डार साहब आ गए, अब तो बिल्कुल यहाँ तो एक किस्म की दूध की नहरें बहेंगी और शहद की नहरें बहेंगी। और वो हुआ भी ये ऐसे ही कि 240 से जो है वो डॉलर जो है 216 पे, जो 17-18 पे आ गया। लेकिन वो एक जिसको कहते हैं ना फ्लैश इन द पैन होता है, और आप इस किस्म की जो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स करते हैं वो मार्केट को थोड़ी देर तो एक किस्म से एक्सेप्ट करती है। अब वही बात होगी, अब वापस 122-23 पे वो है, और लोगों को डॉलर नहीं मिल रहे, LC'याँ नहीं खुल रही, हमारी इंपोर्ट्स जो है सप्रेशन हो रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो टैंक कर गई इस वजह से। तो अब जो चीज़ें हैं, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, मेरे ख्याल में तो रिग्रेसिव हैं। मेरे ख्याल में इनको अब चाहिए कि एक क्लैरिटी दें मार्केट को, बताएं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो एक्सचेंज रेट का नहीं है, सबसे मसला इन्फ्लेशन का भी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का है जी। और वो है इसलिए कि मार्केट को समझ नहीं आ रही कि ये डॉलर जो इस वक्त चाहिए अगले इनको 9 महीने के लिए या 8 महीने के लिए, साल के 32 बिलियन डॉलर, उसमें 15-16 बिलियन तो उनको समझ आ रही है कि कहाँ से आएंगे, बाकी 16 बिलियन डॉलर का समझ नहीं आ रही कहाँ से आएंगे। प्लीज़, मैं इनको बार बार कह चुका हूँ, मैं पार्लियामेंट में भी, सेनेट की कमेटीज़ में भी कह चुका हूँ कि आप एक अपना एक वो बनाएं, शेड्यूल बना के दें लोगों को कि ये अगले जो 32 बिलियन की बात कर रहे हैं, यहाँ ये हमें कर्जे देने पड़ेंगे, ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में खर्चा आएगा, और इसको पूरा करने के लिए ये हमारे पास वो हैं, हमारे जो डॉलर्स हमारे पास आएंगे, या जो हमें हमारे दोस्तों ने कहा है या IMF ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने, तो ये हमारे पास जो हमारे इस तरीके से हम पूरा करेंगे। जब तक ये नहीं क्लैरिटी देंगे मार्केट को, मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगी, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। तो आपको लगता है कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है उसकी रीजन सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या आप समझते हैं कि कुछ सेक्टर्स में ये लोग सही से नहीं काम कर पाए जिसकी वजह से हम इस वक्त ये वाली अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं? देखिए, अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हर चीज़ को ब्रीड करती है। ठीक है। ये क्यों नहीं पैसे इकट्ठे कर सक रहे? मतलब वो इसलिए नहीं कर सक रहे कि अगर ये जाते हैं अपने दोस्त मुल्कों को, वो देखते हैं यार ये पता नहीं कितने दिन है, हम अगर कमिट करेंगे इनको तो हमें क्या पता कि ये कितने दिन के लिए है। इन्वेस्टर क्यों करेगा अगर उनका ख्याल है 3 महीने 6 महीने के लिए ये। और वो जो मल्टीलैटरल्स भी हैं, आप देखें उन्होंने भी सख्त स्टांस ले लिया है। अब वो IMF कह रही है जब तक आप ये नहीं करेंगे तो हम आपको पैसे नहीं देंगे, या हम आपके साथ मतलब गुफ्तगू शनीरी शुरू नहीं करेंगे। तो मार्केट भी जो है वो, और अच्छा फिर आपने जो अनसर्टेनिटी की हुई है, CDS इतना ऊपर चला गया, आपके जो यील्ड्स ऊपर चली गई हैं, आपने मार्केट से जो डेट को रीफाइनेंस करना था वो आप नहीं करवा सक रहे। तो पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है वो हर चीज़ को ब्रीड करती है। इनके अपनी जो कोताहियाँ हैं वो तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा हाथ जो हम बार बार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को ख़त्म करें, आप इलेक्शंस करवाएं, एक नई हुकूमत आए जिनके पास 5 साल का मैंडेट हो, तो आप मार्केट भी आपके साथ बिहेव करना शुरू कर देगी।
द मेन जो रीज़न बता रहे हैं शौकत तरीन साहब वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं है, हालात पाकिस्तान के बेहतर नहीं है, और विद इन द कंट्री भी एम्प्लॉयर बड़ा परेशान है। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हुआ, के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और कंट्रोवर्सी डेवलप हो रही है, वो ये कि रोज़ाना खान साहब का कोई ना कोई सरफराज धोखा दे जाता है और फिर मीडिया के अंदर डिफरेंट अंदाज से चीज़ें प्रोपेगेट होती हैं, और फिर पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन या डिबेट शुरू हो जाती है कि यहाँ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग होनी चाहिए या इंटरेस्ट फ्री बिजनेस होना चाहिए। बात तो बड़ी अच्छी लगती है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं है, ये हम तरीन साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शौकत तरीन साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, आज की इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। तरीन साहब, बड़ा ब्रीफ सा सवाल मेरा रहेगा, क्या पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग या इंटरेस्ट फ्री बिजनेस पॉसिबल है तो किस मॉडल के तहत, कैसे हो सकता है? देखिए जी, वो तो हो रहा है ऑलरेडी, और इशरत हुसैन ने आज से 20-22 साल पहले जो है ये कहा था कि इसको ये जो दोनों जो वो हैं, ये जो आपकी जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है, मतलब, और दूसरी जो इस वक्त जो कन्वेंशनल बैंकिंग है, ये साइड बाय साइड चलनी चाहिए, और इसमें इंसेंटिव्स हमें देने चाहिए इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग को, और उससे ये है कि वो बढ़ती जाएगी, और जो 5% होती थी वो अब 20 से 25% हो गई है। तो यही एक फार्मूला है, अदरवाइज़ तो आप दुनिया के बीच में, हम क्या वाहिद क्या इस्लामिक मुल्क है, और मुल्क नहीं है दुनिया में। अब ये कोट करते हैं जी सऊदी अरेबिया में भी इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग नहीं है, वो उसको कुछ और नाम दे देते हैं, कमीशन दे देते हैं, और तो उसका नाम दे देते हैं, अदरवाइज़ तो वो भी वही है जो ये हमारी कन्वेंशनल बैंकिंग है। तो इसका तरीका यही है कि हम जो है अब इंसेंटिवाइज़ करें कि जो हमारे बड़े बड़े इस्लामिक बैंक्स हैं या छोटे बैंक्स हैं, उनको हम इंसेंटिवाइज़ करें कि वो अगर इनोवेशन लेके आएंगे और कई प्रोडक्ट्स को ऐसा ऐसा कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, तो अगले जो ये इन्होंने तो 5 साल का कहा है, 5 साल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखेंगे मतलब चौथे साल में आए कि फिर आप जा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में इसको एक्सटेंशन लेने के लिए। तो आप ये टारगेट्स दें कि ये जो 20-25% इस वक्त है, इसको 50% करना है अगले 15 साल में, 20 साल में, और फिर उसके बाद ये है कि हो सकता है ये 70-75 भी हो जाए। लेकिन जब तक दुनिया जो है वो इस साइड पे नहीं आएगी, या आपका इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो यकजा नहीं होगा इसमें, तो आप एज ओनली एक मुल्क जो है इसका जो उसको करने के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। और मैं एक मुसलमान आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल मतलब इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए और इंसेंटिवाइज करना चाहिए, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। लेकिन कुछ अकल भी कहती है कि इसको एक किस्म से आपने दुनिया के साथ चलते चलते ऐसे तरीके से करना है कि आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए, अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। शौकत तरीन साहब, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, 5 साल हुकूमत करे, इंतखाबात फेयर एंड फ्री हों, जो इलेक्ट होकर आए वो गवर्नमेंट चलाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन खान साहब 12 अपनी तकारीर में एक तस्करा करते हैं कि आपको भेजा गया था मुख्तदर हलकों से बातचीत के लिए, ताकि आप जाएँ और बताएं कि हालात ऐसे नहीं हैं कि कोई और गवर्नमेंट आ जाए इसी सेटअप के अंदर, कंटिन्यू कर लेने दिया जाए 5 साल तक खान साहब को। तो आप कन्विंस नहीं कर पाए थे या सामने सुना ही नहीं गया आपकी बात को? नहीं, देखिए जी, हमारा फ़र्ज़ तो है कि हमने बताना लोगों को कि भाई कि इकॉनमी की स्टेज क्या थी, और इकॉनमी ठीक जा रही थी। वो आपका इकनॉमिक सर्वे आया, इकनॉमिक सर्वे ने जो बातें मैं करता था वो बातें उन्होंने इन्हीं की हुकूमत ने वो प्रिंट कर दी। हम तो अप्रैल में 9 तारीख 10 को चले गए थे ना, तो 22 मई को जो आया इकनॉमिक सर्वे, उसमें हर वो बात जो हम कह रहे थे कि ये इकॉनमी अच्छा कर रही है, मैं तो ये नहीं समझ रहा था कि 6% पे हम चले जाएंगे। मेरा तो ये ख्याल था अगर 5, 5.25 भी चले गए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि उससे पहले जो हमारा ये जो है सुपर साइकिल आया हुआ था तो हेडविंड्स थी। लेकिन वो तो जो भी हमारे एक किस्म से वहमो गुमान में भी नहीं था, इतनी अच्छी चीज़ें हो गई। हर साइड जो थी, हर जो सेक्टर था उसमें, मैन्युफैक्चरिंग है उसमें रिकॉर्ड,
ग्रोथ थी, एग्रीकल्चर में थी, सर्विसेज में थी, ओवरऑल इकॉनमी में, एक्सपोर्ट्स में, टैक्सेशन में, रेमिटेंसेज में। तो ये जो चीज़ है ये जो ज़ाहिर है बताई गई, लेकिन ये है कि आई एम श्योर कि जो उनके प्लान से या जो उन्होंने या थे या नहीं थे, लेकिन ये तो ज़रूर है कि 13 पार्टी की जो पीडीएम थे उनके प्लान और थे, उनकी सोच कुछ और थी। उन्होंने रिजीम को डिस्टेबलाइज किया और आप देखें भुगत रहे हैं, पूरी कौम भुगत रही है। तो रिजीम डिस्टेबलाइजेशन होने के बाद या डिस्टेबलाइज होने के बाद अब ये रियलाइजेशन है उन क्वार्टर्स में कि आप जो कह रहे थे दुरुस्त कह रहे थे? कुछ असेसमेंट आपकी? मेरी उनसे गुफ्तगू, मेरी अभी गुफ्तगू उनसे नहीं होती, तो मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं इस लॉन्ग मार्च को लेकर और आइंदा मुमकिना अर्ली इलेक्शंस को लेकर? देखें, वो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल साइड ने एक्सप्लेन किया है हमारी, और खान साहब ने भी बात की है कि डॉक्टर अलवी साहब कोशिश कर रहे थे, उनको हमने मैंडेट दिया हुआ था। तो अभी खान साहब ने बल्कि आज ही कहा है कि जब उनको कहा गया कि जी बैठ के बात करें, तो उन्होंने कहा जी पहले तो आप इलेक्शन की डेट दें, और जब डेट देंगे तो हम बात कर लेंगे। फिर हुकूमत से बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। एहसन इकबाल साहब ये क्लेम करते हैं कि तहरीक इंसाफ के हुकूमती अमायदीन के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने कंफर्मेशन दी है बतौर वफाकी वज़ीर। आपके नॉलेज में है ये चीज़ सर? मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं तो सिर्फ वही चीज़ मुझे मालूम है जो कि इस वक्त स्टेटेड फैक्ट है, और वो मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है इस चीज़ में, और आज खान साहब ने भी बात की है कि जब उनसे बात की गई कि आप नेगोशिएशंस में हिस्सा लें, तो उन्होंने कहा जी पहले तो आप इलेक्शन की डेट दें, फिर हम हिस्सा लेंगे। तरीन साहब, आपकी नज़र में ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है कि एक डिस्ट्रेस की कैफियत तो बहरहाल है, टेंशन है, पिछले 6 महीने से ओवरऑल हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसमें, और अवाम में एक खलीज है और अवाम ज़हनी तौर पर बड़े तनाव का शिकार है। आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च अगर ज़्यादा देर चला तो ये इकॉनमी को ज़्यादा डेंट देगा, या इसका होना ज़रूरी है ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? देखिए जी, हम तो वो चीज़ कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा एक हक है, और कि हम एक पीसफुल जो है अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और ये पीसफुल प्रोटेस्ट सिर्फ हम नहीं कर रहे, इन्होंने कई दफ़ा किया, 3 दफ़ा तो इन्होंने भी किया। तो हम भी उसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम कोई चीज़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी चीज़ को हम मतलब रखना नहीं डाल रहे, इकॉनमी में भी रखना नहीं डाल रहे। तो हम तो ये प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारे नज़दीक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन हों ताकि लोग जो हैं वो अपना जो राय है वो एक किस्म से ज़ाहिर कर सकें, और उसमें बताएं कि किसको वो चाहते हैं कि वो इस मुल्क की हुकूमत की भागदौड़ संभालें। और इसलिए हम देखें, लोग तो ये कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनली आपको उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, और ये तो फिर आप तो फिर ज़्यादती करें। अरे नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं किया, इन्होंने वोट ख़रीदे, इन्होंने हर किस्म की जो हरबा इस्तेमाल किया, और जो रिजीम चेंज था वो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो होना चाहिए था वो नहीं था। इसी वजह से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हुआ होता, वरना तो आप सिंध के जो हाउस में जो चीज़ें हो रही थी, या बाकी जो चीज़ें जिस तरह MQM मूव किया, जिस तरह बाप ने मूव किया है, हम सबको मालूम है कि क्यों किया उन्होंने। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि चलें जी मैंडेट लें, अवाम अगर समझती है ये लोग ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है, यही करते रहें। फिर अगर वो समझते हैं ये ठीक नहीं है, हमारी पार्टी बेहतर परफॉर्म कर रही थी, तो वो हमें वोट देंगे। तरीन साहब, आप सिंध हाउस की बात कर रहे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, और हॉर्स ट्रेडिंग पाकिस्तान के अंदर जितनी होती है एज ऑफ नाउ, जो मैं फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स का, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, वो कैश में होती है। इतना बड़ा कैश फ्लो सर, इतनी बड़ी तादाद में, भारी मिकदार में पैसे का कैश की सूरत में लोगों को दिया जाना, ये कैसे मुमकिन हो जाता है? कौन है कल्प्रिट सर इसके पीछे? 42% आपकी जो इस वक्त की जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो मनी इन सर्कुलेशन है सर, कैश में,
जो लोगों ने पैसे रखे हुए हैं, जो कैश है इस वक्त, वो मनी सर्कुलेशन जो है वो 42% है। इसका मतलब है कैश सोसाइटी है ऑलरेडी अभी भी। हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि इसको डिजिटाइज किया जाए और ये जो मनी सर्कुलेशन को कम किया जाए, लेकिन अभी तक वो कामयाबी उसमें नहीं हुई थी। हम उसकी तरफ चल पड़े हैं, तो इसलिए कैश तो बहुत है मिल मियाँ इस वक्त सोसाइटी। अच्छा, कैश बहुत है, राइट। अच्छा सर, गैस बड़ा इशू एक दफ़ा फिर बन गया है। आपको लगता है कि वाकयातन इनके पास पैसे नहीं है? जो ये दावा करते थे हमें अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो बेचकर हम आवाम को रिलीफ देंगे, कि वो खरीद सकते अब LNG, या फिर प्लानिंग का फुकदान है? नहीं, प्लानिंग नहीं है अभी तो। मतलब पूरी दुनिया के बीच में गैस शॉर्ट हो गई है, बिकॉज रूस की जो गैस है वो यूरोप ने लेना कम कर दिया है, अभी बंद भी कर देंगे। तो वो गैस जहाँ से हम ले रहे थे कतर वगैरह से, वहाँ से वो सारी गैस उस साइड पे जाना शुरू हो गई है, और वो कहते हैं ना कि वो उसकी कीमत जो है बढ़ गई है। तो अब इनको अगर इन्होंने गैस लेनी है, अब चंद तो ऐसे हमारे मुआहदे हैं जो कतर से हुए हैं, और वो काफ़ी मेरे ख्याल में 70-75% तो वही है। हम 20-25% की बात कर रहे हैं जो हमें स्पॉट में लेने होते हैं, उसकी जो कीमत है वो अब काफ़ी बढ़ गई है। तो अब इनके पास पैसे नहीं है, और पैसे जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ज़रा से पैसे आते हैं बाहर से और एकदम वो धड़म करके फिर रिजर्व गिर जाते हैं। तो अगर इन्होंने ये गैस भी लेनी शुरू कर दी, तो इसलिए हम ये देखेंगे कि इन्होंने विंटर्स में एक तो गैस की प्राइसेस बढ़ा देनी है, जो इन्होंने कहा है कि निचले तबके के लिए तो 235% बढ़ाएंगे रेट्स में, लेकिन गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, लेकिन गैस होगी भी नहीं, तो इसका मतलब लोड शेडिंग भी होगी गैस की, इंडस्ट्री भी सफ़र करेगी, आम आदमी भी सफ़र करेगा। तरीन साहब, एक लफ्ज़ मैं तो खैर बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है, पाकिस्तान किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है, खुदा न खास्ता, और अब तो पिछले 6 महीने से ये हमें ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। आप बेहतर इंडिकेट कर सकते हैं कि हम इस वक्त खड़े कहाँ हैं इकोनॉमिकली? आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो सकता है अगर यही पॉलिसीज़ इन्होंने कंटिन्यू रखी तो? मिल में देखें, बात यह है कि पाकिस्तान एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है सर। पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है, तो इसीलिए होगा ये कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब तो हैं। वो तो देखें, अगर CDS अगर हमारी 75% पे आ गई है, तो इसका मतलब है लोग तो कह रहे हैं कि इंडिकेशन ऐसे हैं कि डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि डिफ़ॉल्ट होगा नहीं, क्योंकि जो पावर्स टू बी हैं दुनिया के बीच में, मल्टीलैटरल्स हैं, बाकी जो हैं, वो चाहते हैं कि हम किनारे पे तक तो आ जाएं, लेकिन वो हमें मतलब है कि डूबने नहीं देंगे। वो हमारे से फिर जो चीज़ें उन्होंने करवानी हैं, जमारात हमारे से लेनी है, वो हमारे से लेंगे, और मैं यहीं तक रहूँगा, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा। तरीन साहब, एक बयानिया है, जाहिर है कि उस बयानिया के अंदर जान है, लोग उसको एंडोर्स भी कर रहे हैं खान साहब का, कि ये हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है। अच्छा, अगर इस बयानिए में वाकई इतना दम है कि वो लफ्ज़ इम्पोर्टेड इनके ऊपर सादिक आता है, तो जिन्होंने इनको इम्पोर्ट किया है वो इनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी इनको तमाम फैसिलिटीज़ दे देनी चाहिए, तमाम कर्जाजात भी इनको आराम से मिल जाने चाहिए, तमाम इंटरनेशनल बॉडीज़ के पाकिस्तान के दौरे भी हो जाने चाहिए, इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मिसट्रस्ट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये ऐसा क्या है कि वाकईतन ये बयानिए में कहीं कोई लग़्ज़िश है या इनकी नाअहली है जिसकी वजह से ये हो रहा है? नहीं, देखें, बयानिया जो है वो बिल्कुल दुरुस्त, और वो उसमें ये तो बिल्कुल उन्होंने एक किताब भी आई है जो उन्होंने नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान से एग्जिट नहीं हमने करना, और क्यों नहीं करना? इसलिए कि एक तो ये न्यूक्लियर स्टेट है और इनका जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। सर, दूसरा ये है कि ये चाइना और रशिया के अब करीब हैं, तो ये जो अब कोल्ड वॉर शुरू हुई है, एंटी चाइना एंटी रशिया, तो उसके बीच में ये हमारे मतलब एक किस्म से चाइना के बड़े हलीफ बन सकते हैं, मजबूत हलीफ बन सकते हैं। और तीसरा ये है कि 6 लाख की इनकी फ़ौज है और बड़ी स्ट्रांग फ़ौज है। इन 3 वजह से इनको हमने बिल्कुल मतलब पैसा थोड़ा रखना है,
इतना पानी नहीं देना कि ये बिल्कुल पेट भर के पानी पी सकें, तो वो हमें इतना ही रख रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो अभी उनकी जो चीज़ें हैं, जो लवाजमात हैं, वो उनके पूरी नहीं हुए। वो आपको यहीं रखेंगे, थोड़े थोड़े पैसे देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी देंगे। तो ये नहीं है कि वो लोग आपका, मतलब दैट्स वाई मैंने पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि ये हमें डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे, ये हमें उधर तक रखेंगे कि हम किनारे पे रहेंगे, और ये फिर हमें बिल्कुल जो है डूबने तो नहीं देंगे, लेकिन हमें तैरने भी नहीं देंगे। तरीन साहब, ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं, और आप जैसा बेदार मगज पाकिस्तान का मैं इकोनॉमिक साइंटिस्ट ही कहूँगा कि मैंने आपको बड़ा स्टडी किया है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक जो करंट सिचुएशन है, इसमें आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ेगा, लोगों के हालात मज़ीद ख़राब होंगे, या कहीं कुछ ग्रे एरिया है जहाँ पर कुछ बेहतरी की तवक्को की जा सकती है इस रिजीम से? देखिए, मैं तो आपको फैक्ट्स जो हैं टेबल पे रख सकता हूँ, और मैं फैक्चुअल बात करता हूँ, यूजुअली मैं मफरूज़े नहीं पेश करता हूँ। आपने अगर टैक्स और लगा देने हैं, और 800 से 1000 अरब रुपए के टैक्स और लगा देने हैं, आपने ईंधन की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा देनी है, वो पेट्रोलियम लेवी के थ्रू और टैक्सेस के थ्रू ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आपने गैस की प्राइसेस अगर बढ़ा देनी हैं, तो ये सारी चीज़ें जब बढ़ा देंगे तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी या कम तो नहीं होगी ना। तो मेरे ख्याल में लोगों की जो तकालीफ हैं वो बढ़ेंगी, और अच्छा ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे होंगे तो बिज़नेस ग्रो तो नहीं करेगी, बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और फिर सोने पे सुहागा इस वक्त जो इफेक्ट्स हैं आपके फ्लड के वो भी आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं तो देख रहा हूँ अगले 6-9 महीने, साल जो है या 1.5 साल बड़ा मुश्किल होगा। और हम तो इसके ऊपर एक, बल्कि एज PTI हमने एक एक्सरसाइज शुरू की हुई है कि फ़र्ज़ करें अगर इलेक्शन इंशाल्लाह जीतते हैं और जल्दी हो जाते हैं, तो हमें क्या करना होगा इस मुल्क के लिए। या अगर इंटरिम गवर्नमेंट आती है और वो चाहती है कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें, तो बताएं उनको कि आगे कैसे चलना है, तो उसके प्लान्स हम बना रहे हैं अभी से ही। वेरी राइट, वेरी राइट। जनाब शौकत तरीन साहब, साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, फरमा रहे थे कि उनके मुताबिक इतना आसान नहीं है इस दलदल से बाहर निकलना, और जो अनसर्टनिटी है उसकी वजह से इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ सकता है, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, लोगों का जीना मज़ीद दोभर होगा। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की, इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।